जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 15 जून और आज का जो हमारा एनालिसिस है न्यूज़पेपर का, करंट अफेयर का, वो हम यहां पर करने वाले हैं। तो वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ आपने पीडीएफ अगर डाउनलोड नहीं की है तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और वहाँ फॉलो करना है। तो यहाँ पर आज के अगर हम करंट अफेयर्स देखें तो उसमें हमें साइक्लोन की न्यूज़ देखने को मिलती है। जो साइक्लोन के बारे में आपको इसके बारे में पता रहना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो ज्योग्राफी की पीडीएफ से आप साइक्लोन जो उसको एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। देन यहाँ पर तमिलनाडु जो उसने जनरल कंसेंट विड्रॉ किया है सीबीआई का। तो इसमें जनरल कंसेंट क्या होता है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए सीबीआई के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पर आज इसको हम कवर करेंगे। देन आईसीडीसी स्कीम जो है ये यहाँ पर देखने को मिल रही है। इस पर बेसिकली एडिटोरियल है, तो स्कीम क्या है ये आपको पता रहना चाहिए, आज हम कवर करेंगे। ट्रांसजेनिक क्रॉप्स जो है इंडिया में उसका स्टेटस क्या है। तो ये ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या होते हैं, कौन कौन से अप्रूव किए गए हैं, कौन से नहीं किए गए हैं, इसका भी एडिटोरियल है, ये भी आज हम कवर करेंगे। देन उसका लॉ कमीशन ने फ्रेश प्रूफ जो है यूसीसी पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये आपको पता रहना चाहिए, ये भी आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इतने आज के न्यूज़पेपर में हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलती है। चलिए एक एक करके इसको कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं, तमिलनाडु ने विड्रॉ किया है जनरल कंसेंट सीबीआई को। तो अब देखिए जनरल कंसेंट होता क्या है। अब यहाँ पर आपको ये पता रहना चाहिए कि परमिशन जहाँ जहाँ पर डिनाई की गई है, मतलब ऐसे राज्य जिन्होंने अपना जनरल कंसेंट विड्रॉ किया है सीबीआई के लिए, तो उसमें हमें तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरला, मेघालय, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, राजस्थान, पंजाब, मिजोरम देखने को मिलते हैं। यूपीएससी का जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है उसमें आ सकता है कि भाई नीचे दिए गए में से कौन कौन से राज्यों ने जनरल कंसेंट हटाया हुआ है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो अब यहाँ पर जनरल कंसेंट क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। देखिए सीबीआई जो है ना वो गवर्न की जाती है बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946। और यहाँ पर उनको मैंडेटरी है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंडेटरी है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है लेकिन स्टिल ये करेक्ट रहेगा। मैंडेटरी है कि उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट जो है वो लेनी है। मतलब समझ लीजिए कोई भी एक राज्य है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है। अब महाराष्ट्र में अगर कोई भी केस यहाँ पर चल रहा है और वो अगर सीबीआई की तरफ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर सीबीआई जो है उससे जनरल कंसेंट, मतलब बेसिकली कंसेंट लेना ज़रूरी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कि हम यहाँ पर आए क्या, हम यहाँ पर जो हमारी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन करनी है वो करे क्या, ये उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब समझ लीजिए अगर बार बार इनको यही परमिशन लेनी पड़ रही है तो यहाँ पर सरकार क्या बोलेगी, स्टेट गवर्नमेंट हम जनरल कंसेंट जो है वो देते हैं। मतलब अब यहाँ पर जब भी तुमको आना है, इन्वेस्टिगेट करना है, तो बार बार हमको पूछने की ज़रूरत नहीं है, अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए सरकारी कामों में पूछना मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई चले गए चीफ मिनिस्टर के पास और भाई क्या चल रहा है, चलो हम जनरल कंसेंट दे रहे हो क्या, आप कंसेंट दे रहे हो क्या, हमको पूछताछ करनी है, ऐसा नहीं है। मतलब घर के अंदर जो आते हैं कि हमको आपसे पूछताछ करनी है, घर की तलाश लेनी है, ऐसा नहीं है कि हम स्टेट में आए हमको तलाश लेनी है। हाँ, यहाँ पर काफ़ी पेपर वर्क ये सारी चीज़ें होती है। देन उसके बाद उसमें समय चला जाता है, उसमें अगर समझ लीजिए जिससे इन्वेस्टिगेट करना है वो और छूमंतर कहीं हो जाए तो और प्रॉब्लम होती है। इसीलिए कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जनरल कंसेंट ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो कंसेंट है वो नहीं तो ऑब्टेन करना पड़ता है राज्य सरकार से अगर उन्होंने जनरल कंसेंट नहीं दिया है। अगर जनरल कंसेंट दिया हुआ है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कभी भी बिना सरकार के अनुमति के अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट उस राज्य में कर सकती है। तब सेक्शन 6 जो है डीएसपी एक्ट का, वो यहाँ पर बोलता है कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू एक्साइज द पावर एंड जुरिस्डिक्शन। इसमें बोला जाता है कि नथिंग कंटेंड इन सेक्शन 5 extension of power and jurisdiction of special police establishment to other areas shall be deemed to enable any member of Delhi special police establishment to exercise power and jurisdiction any area in the state not being a union territory or railway area without the consent of government of state। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, जो 5 यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर जब तक आप स्टेट गवर्नमेंट से हाई फाई करते नहीं हो, स्टेट गवर्नमेंट जब तक तुमको परमिशन देती नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट जब तक बोलती नहीं है कि हाँ भाई आओ पधारो हमारे राज्य में, तब तक आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। क्या इसका ये मतलब है कि सीबीआई का कोई भी ऑफिसर समझ लीजिए जहाँ पर जनरल कंसेंट नहीं है वहाँ पर घूमने फिरने भी नहीं जा सकता है फैमिली के साथ। अब समझ लीजिए यहाँ पर मेघालय है, मेघालय में अगर जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है तो क्या सीबीआई ऑफिसर अपने फैमिली के साथ घूमने नहीं जा सकता है? अरे भैया वो नागरिक है और नागरिक कहीं पर भी जा सकता है ना, कहीं पर भी घूमने जा सकता है। तो यहाँ पर सीबीआई का ऑफिसर जब फैमिली के साथ छुट्टियाँ मना रहा है तब वो बिल्कुल घूमने जा सकता है किसी भी राज्य में, लेकिन अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना है तो वो एंटर नहीं कर सकता है उस राज्य में जहाँ पर उसको जनरल कंसेंट नहीं दिया गया।
ठीक है। सीबीआई के पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए से थोड़ी अलग है। ठीक है, एनआईए जो है वो एनआईए 2008 से गवर्न की जाती है और उसका ज्यूरिडिक्शन अक्रॉस द कंट्री है, तो बिना परमिशन के भी जा सकती है, बट नॉट इन द केस ऑफ सीबीआई। कंसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का टू सीबीआई आइदर केस स्पेसिफिक और जनरल। हो सकता है कि भाई कोई केस के लिए, जैसे मैंने आपको कहा कि कोई केस है, अगर जनरल कंसेंट नहीं दिया है तो केस स्पेसिफिक रहेगा कि ये पर्टिकुलर केस का हमको इन्वेस्टिगेट करना है, क्या हम आपके राज्य में आ सकते हैं। हाँ, आ सकते हो, चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू। लेकिन कहीं पर जनरल कंसेंट जो है वो दिया जाता है। जनरल कंसेंट का मतलब क्या है कि अब यहाँ पर आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर सीमलेस इन्वेस्टिगेशन हो किसी भी केस की तो जनरल कंसेंट जो है वो दिया जाता है। क्लियर है। कंसेंट बाय डिफॉल्ट, absence of which CBI would have to apply the state government in every case। ठीक है, अगर जनरल कंसेंट नहीं है, हर केस में सीबीआई को अप्लाई करना पड़ेगा। अब इसके इम्प्लीकेशन क्या है विड्रॉल ऑफ जनरल कंसेंट के? अगर जनरल कंसेंट विड्रॉ कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, नो रजिस्ट्रेशन ऑफ फ्रेश केसेस, मतलब सीबीआई जो है वो अब यहाँ पर फ्रेश केसेस नहीं ले पाएगी, है ना। दूसरा, यहाँ पर लॉस ऑफ पावर, सीबीआई के जो ऑफिसर्स है वो सारी पावर खो देते हैं उस राज्य में, बराबर है, जब तक वो गवर्नमेंट जो है वो अलाउ ना करे। बाकी इश्यूज जो फेस किए जाते हैं सीबीआई के द्वारा, 2018 के अमेंडमेंट के बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेंटर ने यहाँ पर अपनी पावर जो है सीबीआई को नॉट जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बट ऑल्सो लीगली यहाँ पर क्या की है, मतलब बेसिकली लेकर आए हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने यहाँ पर पार्लियामेंट की अमेंडमेंट लेकर आए सेक्शन 17A ऑफ द एक्ट, जहाँ पर मैंडेटरी किया गया सीबीआई को कि वो सेंटर की परमिशन ले बिफोर रजिस्टरिंग अ केस ऑफ करप्शन अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। कोई भी अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसके अगेंस्ट में अगर आपको करप्शन का केस जो है वो करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अर्लियर सेंटर ने मैंडेट किया था कि ऐसी ये जो परमिशन है वो जो जॉइंट सेक्रेटरी या हायर लेवल के ऑफिसर्स है सिर्फ उनके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर जो अमेंडमेंट लाया गया इसके तहत अब सभी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके अगेंस्ट में अगर आपको करप्शन के केसेस करने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। ये क्लियर हो गया। 2018 के अमेंडमेंट में वर्चुअली एजेंसी जो है वो यहाँ पर ओनली द ऑफिसर दैट गवर्नमेंट ऑफ द डे वांट्स टू इन्वेस्टिगेटेड, सिर्फ उनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा सकती थी। मतलब पावर जो है बेसिकली यहाँ पर कम होती हुई हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन जो अब सीबीआई के पास अवेलेबल है, सीबीआई कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर जो है वो यहाँ पर ले सकती है स्टेट में। अल्टरनेटिवली कुड फाइल अ केस इन दिल्ली एंड कंटिन्यू टू इन्वेस्टिगेट इन दी स्टेट्स, है ना। दिल्ली में केस फाइल करना पड़ेगा तब जाके वो जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलीगल कोल माइनिंग, कैटल स्मगलिंग ये इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है सीबीआई के द्वारा। तो सेंट्रल एजेंसी जो है कैनॉट बी स्टॉप्ड, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। मतलब जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें उसके लिए अगर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है तो उसके लिए आप क्यों रोक रहे हो भाई सब, उसके लिए आपने नहीं रोकना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है सीबीआई के बारे में। बाकी यहाँ पर अगर हम देखते हैं बेसिकली रोल जो है, ज्यूरिडिक्शन, लीगल पावर ऑफ सीबीआई जो है नीड टू बी क्लियरली लेड डाउन, क्लियरली यहाँ पर बताई जानी चाहिए, क्लियरली यहाँ पर लेट डाउन की जानी चाहिए, जिससे कि क्या है कि सीबीआई की पावर यहाँ पर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। सीबीआई की पावर, इन्वेस्टिगेटिंग पावर जो है वो कम हो जाएगी। आप देखो हर जगह अभी भी जो हमें उड़ीसा में एक्सीडेंट देखने को मिला है तो भाई सीबीआई को ये चीज़ जांच जो है वो सौंपी जाए, है ना। तो सीबीआई सबसे पहले सबकी ज़बान पर आता है, उनकी पावर यहाँ पर कर्टेल होती रहेगी तो फिर मतलब क्या बनेगा। और उसी के साथ इट विल गिव इट गोल क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी, ऑटोनॉमी सभी स्पीयर में। तो ये चीज़ें यहाँ पर होना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो फिर यही चीज़ें चलती रहेगी कि भाई जो प्रॉब्लम्स है वो फेस किए जा रहे हैं, जो सीबीआई है वो सर्च नहीं कर पा रही है, यही सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेगी। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपने पता रहनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो उसके बारे में चीज़ें आ रही है। तो लॉ कमीशन ने कई बार इसके बारे में बात की है, अभी भी लॉ कमीशन ने इसके बारे में बात की है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है आपको पता रहना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम देखते हैं तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वन लॉ फॉर इंडिया, वन लॉ फॉर इंडिया, पूरे भारत के लिए एक ही कानून रहेगा। आप बोलोगे ये क्या मतलब हो गया, पूरे भारत के लिए एक ही रहता है। अब किसी ने अगर मर्डर किया तो वो अगर समझ लीजिए आसाम का हो तो भी उसको वही सज़ा होगी, अगर वो महाराष्ट्र का हो वही सज़ा होगी, मतलब अगर सेम तरीके का क्राइम है तो, है ना। तो यहाँ पर रिलीजियस चीज़ों की बात हो रही है। अभी अगर आप देखोगे तो हिंदू कोड की तरह चीज़ें गवर्न की जाती है,
मुस्लिम कोड की तरह चीज़ें गवर्न की जाती है। तो यहाँ पर हर एक रिलीजन का अपना अपना लॉ है, उसके तरह जो रिलीजियस चीज़ें वो गवर्न की जाती है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा कि यहाँ पर जो रिलीजियस चीज़ें हैं वो भी सेम तरीके से गवर्न की जाएगी। फॉर एग्जांपल, हिंदू लॉ के तहत जो डिवोर्स है वो अलग तरीके से है, मुस्लिम लॉ के तहत डिवोर्स अलग तरीके से है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ गया तो सेम तरीके से डिवोर्स जो है होगा, सेम क्राइटेरियाज उस पर लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, अप्लीकेबल टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन रिस्पेक्ट टू कहाँ, मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सारी चीज़ों में सेम तरीके के लगेंगे। मुस्लिम्स में अगर समझ लीजिए कि एक से ज़्यादा शादी करने की अनुमति है, हिंदू लोगों में नहीं है। अब ऐसे सिनारियों में जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा कि भाई एक शादी, दो शादी, तो सभी पर सेम तरीके से वो चीज़ जो है वो लागू होगी। ओरिजिन अगर हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो हमें कॉलोनल इंडिया में देखने को मिलता है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी 1835 में, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि भाई यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि वो लोग तो वहाँ से आए थे, उन लोगों को यहाँ के रिलीजन जो है वो एकदम ही मतलब हो ही नहीं रहा था, उनको पट्टी जम ही नहीं रहा था कि भाई कैसे, मतलब क्या इनका ये इतनी डाइवर्सिटी उन्होंने देखी ही नहीं। भाई छोटे से बाउल जितने देश से वो लोग बाहर आ रहे थे, है ना। तो ये चीज़ें हो रही थी, इसकी वजह से उन्होंने बोला भाई यूनिफॉर्मिटी जो है वो रहनी चाहिए, हिंदूज मुस्लिम सब यहाँ पर सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर कोडिफिकेशन के साथ काम करना चाहिए, है ना। यहाँ पर लेजिस्लेशन डेडलाइन जो है वो यहाँ पर आती है, यहाँ पर गवर्नमेंट टू फॉर्म BN राव कमेटी, जहाँ पर हिंदू लॉ को कोडिफाई किया गया 1941 में। टास्क जो है हिंदू लॉ कमेटी का वो बेसिकली किस तरीके का था, टू एग्जामिन द क्वेश्चंस ऑफ नेसेसिटी ऑफ कॉमन हिंदू लॉज जो है वो यहाँ पर देखे जाए। और उसी की तरह यहाँ पर कमेटी जो है उन्होंने यहाँ पर रिव्यू किया, राइट्स दिए, रिकमेंडेशंस दिए, ये सारी चीज़ें हुई। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन देखते हैं तो आर्टिकल 44, आर्टिकल 37 देखने को मिलता है। आर्टिकल 44 क्या है ना, तो स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोवाइड फॉर इट्स सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर बोला गया है। दूसरा, स्टेट शैल एंडेवर बाय सुटेबल लेजिस्लेशन while the phase by suitable legislation is absent in article 44। सुटेबल लेजिस्लेशन मतलब क्या है कि जो सुटेबल रहे उस तरीके का कानून, उस तरीके का लॉ यहाँ पर लेकर आना ज़रूरी है। क्लियर है, तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंक्लूड किया गया DPSP में और फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं किया गया। मतलब क्या है कि अगर वो फंडामेंटल राइट में होता तो वो लीगली एनफोर्सेबल हो जाता, लेकिन वो DPSP में है, मतलब वो लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। मुस्लिम मेंबर ने अपोज किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इसके बारे में। जो पार्टीशन का पेन है ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, ये यहाँ पर अभी तक गया नहीं है। और जो BR अम्बेडकर साहब है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कहा था कि UCC इज़ अ डिज़ायरेबल बट फॉर अ मोमेंट शुड रिमेन वॉलंटरी। यहाँ पर वॉलंटरी क्योंकि चीज़ें हालात ही उस तरीके के थे। अब यहाँ पर सिग्निफिकेंस और नीड क्या है UCC की, क्या ज़रूरत क्या है, क्यों हम इतना बवाल कर रहे हैं, क्या यहाँ पर ज़रूरत है। एक तो यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स रहेंगे। देखिए क्या है कि यूनिफॉर्म प्रिंसिपल रहेंगे तो मतलब मैरिज के मामले में बोलिए, डिवोर्स के मामले में बोलिए, सक्सेशन के मामले में बोलिए, इनहेरिटेंस, तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रोसीजर है वो काफ़ी आसान हो जाएगी। जुडिशरी जो है उनको यहाँ पर निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। जो आज तारीख पे तारीख मिल रही है, हो सकता है 1 या 2 तारीख में ही वो चीज़ जो है वो हल हो जाए। सेक्युलरिज्म जो है जिस पर हम चल रहे हैं उसको ये प्रमोट करेगा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो यहाँ पर ख़त्म करेगा। जो सेक्युलर फैब्रिक है नेशन का उसको स्ट्रेंथन करेगा। जो वल्नरेबल्स है, विमेंस राइट है, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इनहेरिटेंस की जब बात आएगी तो महिलाओं को भी यहाँ पर चीज़ें जो है वो मिलेगी, है ना। तो मतलब पर्सनल लॉ नेम ऑफ सोशो कल्चरल रिलीजियस ट्रेडिशंस, महिलाओं को काफ़ी सारी चीज़ों से बेदखल कर दिया जाता है, डिनाई कर दिया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर सभी कम्युनिटीज़ को साथ में आकर UCC जो है उसको यहाँ पर लाना चाहिए, जिससे कि हर कोई डिग्निफाइड लाइफ जो है वो जी सके। डिस्कॉर्ड जो है वो रिड्यूस कर देगा। रिलीजियस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको प्रिवेंट करेगा, है ना। एक में ये चल रहा है, एक में वो चल रहा है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। जो रिलीजन के नाम पर इविल्स चलते हैं, अनजस्ट चलते हैं, इर्रेशनल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस चलते हैं, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो जाएगी कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, हवा में उड़ा देंगे, ज़मीन में गाड़ देंगे, सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यहाँ पर ईज़ हो जाएगा। UCC जो है वुड मेक इट ईजी टू एडमिनिस्टर ह्यूज पॉपुलेशन बेस्ड इन इंडिया। एडमिनिस्ट्रेशन ईजी हो जाएगा ना, एक ही अगर कानून है, यूनिफॉर्म कानून है, तो ईजी हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन करना।
ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो है यूसीसी की अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट ऑल मुस्लिम नेशंस जैसे कि मोरक्को, पाकिस्तान जैसे देश वो यूसीसी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर करने में क्या दिक्कत है? नेशनल इंटीग्रेशन हो जाता है कि भाई यहाँ पर जो डिस्पैरिटी है वो रिड्यूस हो जा रही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पर पोर्तुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्टली डिस्क्राइब किया है गोवा एज अ शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि वहाँ पर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड देखने को मिलता है। अब इसमें चैलेंजेस क्या है? फंडामेंटल राइट का वायलेशन। भाई फंडामेंटल राइट में बोला हुआ है हमारा रिलीजियस जो है, रिलीजियस प्रैक्टिस करने का, अपने बिलीफ रखने का हमको अधिकार है। डाइवर्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो आज हमें अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके के रिचुअल्स, कस्टम, सब कुछ देखने को मिल रहा है, वो खत्म हो जाएगा। कम्युनल पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी कि भाई यहाँ पर माइनॉरिटी को दबाने की कोशिश की जा रही है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो अनट्रस्ट डेवलप हो सकता है। देन उसके बाद मल्टीकल्चरलिज्म जो है उसको यहाँ पर थ्रेट होगा। पॉलिटिकल विल जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, जो सबसे बड़ा कारण हमें देखने को मिलता है। अब देखिए वेरियस इससे रिलेटेड जजमेंट भी हमें देखने को मिलते हैं। जॉर्डन केस देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में डायरेक्ट किया था जजमेंट इन जॉर्डन केस प्लेस बिफोर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स, यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, तो ये अलग अलग केसेस है जो आप यहाँ पर थोड़ा पढ़ सकते हैं, जो PDF है उसमें से। ठीक है, थोड़े बहुत आपको पता रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप मैंने यहाँ पर डाल दिया है कि भाई कुछ भी छूटे ना हमारा, है ना, तो एक बार नज़र डाल दीजिएगा। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें गाइडिंग प्रिंसिपल है कॉन्स्टिट्यूशन का इटसेल्फ टू विजुअलाइज डाइवर्सिटी एंड हैव ट्राइड टू प्रमोट यूनिफॉर्मिटी अमंग द पीपल। भाई डाइवर्सिटी का हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें यूनिफॉर्मिटी भी रहनी चाहिए, जो बेनिफिट्स हमने यहाँ पर देखे हैं। यूनिफॉर्म लॉ यहाँ पर डिज़ायरेबल है, लेकिन उसी के साथ साथ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन जो है काउंटर प्रोडक्टिव है। इसीलिए ओनली दोज एलिमेंट ऑफ कस्टम्स जहाँ पर हम यूनिफॉर्म इसमें ला सकते हैं उन्हीं को लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप सभी को सारे लॉज लेकर आ जाओ, मतलब जो पूजा है वो कैसी होनी चाहिए वो भी अगर सारा यूनिफॉर्म लेकर आ गए तो फिर वहाँ दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए वही जहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, या फिर जहाँ पर पर्टिकुलर जो सेक्शन है जैसे कि वीमेन हो गए, बच्चे हो गए, उनका अगर कोई यहाँ पर हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो हम कोड जो है यहाँ पर ला सकते हैं, जैसे कि मैरिज, डिवोर्स, ये सारी चीज़ें। गुड एंड इक्विटेबल प्रोविजन जो है पर्सनल लॉज में दिए हुए हैं, जो कि वैसे ही रखे जाने चाहिए। एट द सेम टाइम गुड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन जो है उसको प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। डेमोक्रेसी में रूल ऑफ लॉ ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव चेंज है, इसलिए एकदम से सारे चेंजेस लेकर आना भी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, तो कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉ एज सजेस्टेड बाय द लॉ कमीशन, तो ये मतलब लॉ कमीशन भी सजेस्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जो है वो देखने को मिलता है। तो आप मेन से रिलेटेड क्वेश्चंस इसका एक अटेम्प्ट कर सकते हैं आज, अभी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिखिए। साइंस एंड टेक में भी हमें न्यूज़ देखने को मिलती है। बेसिकली साइंस एंड टेक के ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना, तो इसलिए साइंस एंड टेक ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साइंस एंड टेक के बारे में हमको न्यूज़ भी काफ़ी सारी देखने को मिल रही है, अच्छी खासी न्यूज़, मतलब जहाँ पर एक्चुअल में हम चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसजेनिक के बारे में जो है वो आ रहा है, स्टेटस ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन इंडिया। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इससे रिलेटेड क्या है, ट्रांसजेनिक क्रॉप्स क्या है, उनका स्टेटस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, ये आपको पता रहना चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर इसका जिस्ट हम देखते हैं तो सेंट्रल जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो उसने यहाँ पर टेस्ट करने के लिए बोला है नए काइंड ऑफ ट्रांसजेनिक कॉटन सीड्स। ठीक है, जिसमें CRY2AI ये जीन है जो कॉटन को रेजिस्टेंस बनाता है पिंक बूलवर्म से। ठीक है, ये जो मतलब बेसिकली क्या है, कॉटन जो है उस पर एक बीमारी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए उसमें कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग की गई है जिससे कि वो इसमें बच सके। तो यहाँ पर कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने अप्रूवल दिया हुआ है और कुछ ऐसे राज्य जिन्होंने अप्रूवल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हरियाणा जो है उसने ही परमिशन दी हुई है, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिए ये टेस्ट करने के लिए परमिशन। क्लियर है, तो अब यहाँ पर आपको क्या पता रहना चाहिए, जेनेटिकल इंजीनियरिंग क्रॉप जो है वो क्या होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये बेसिकली क्या करता है, एम करता है टू ट्रांसेंड द जीन बैरियर। यहाँ पर एलियन जीन जो है वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं सीड्स में, जिससे कि डिज़ायरेबल इफेक्ट्स ला सके। अब देखिए साइंस का अगर आपने अच्छा खासा जो हम यहाँ पर न्यूज़ एनालिसिस फॉलो करते हैं, तो आपने अगर सारे वीडियोस देखे तो मैंने आपको जीन जो है ये अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था, है ना। जीन हमारा इस तरीके से, अगर हमें जीन जो है वो अगर देखने को मिल रहा है तो ये जीन जो है बेसिकली क्या है, यही हमारा ब्लूप्रिंट है। ये क्या है, ब्लूप्रिंट है। आपको सारी चीज़ें समझ लीजिए, आपकी एक आँख अगर छोटी है, एक आँख बड़ी है, आपका नाक अगर ज़्यादा लंबा है, आपकी ज़बान जो है वो अगर ज़्यादा लंबी है,
आपका आपको समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें याद रहती है, आपको फैक्ट्स याद रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर है तो ये आपको इसके ट्रेसेस कहाँ देखने को मिलेंगे? इसके ट्रेसेस मतलब आपको रीज़न अगर जानना है, वो सारी चीज़ें आपको आपके जीन में जो है वो दिखाई देती है, ठीक है। अब ये जीन में समझ लीजिए कुछ अगर आप में अगर कुछ फॉल्ट है, समझ लीजिए कि जैसे मैंने आपको बोला एक आँख आपकी छोटी है, या समझ लीजिए कि आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा, ये तो ठीक है आँख का हो गया, लेकिन समझ लीजिए कि आपको कोई एक पर्टिकुलर कोई बीमारी है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये अगर आपको सही करनी है तो आप सीधा जीन में जा सकते हो। आपके जीन में आपको देखने को मिलेगा ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये मतलब अगर मैं यहाँ पर एक जीन जो है वो निकाल ही लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जीन जो है यहाँ निकाल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको ये वाला जो पार्ट है जीन का, इसमें पता चल रहा है कि जो बीमारी आपको है वो बेसिकली यहाँ पर ख़राबी रहने की वजह से है। अब आप क्या करोगे, आप एक काम करोगे, ये जीन को जो है ना ये ब्रेक कर दोगे, ठीक है, ये कट कर दोगे, और यहाँ पर एक दूसरा जीन का पार्ट जो है, मतलब जो सही वाला है, उसको यहाँ पर क्या करोगे, लाकर लगा दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर आपकी जो बीमारी है ना, जो यहाँ पर प्रॉब्लम था, यहाँ पर ये सही हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने एक दूसरा जीन जो है उसको अटैच कर दिया है। तो मतलब अब यहाँ पर सही वाला जीन जो है वो लग चुका है, और अब आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी यहाँ पर सॉल्व हो चुकी है। समझ में आया आपको? अब यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, ग्लोबल वार्मिंग, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो धूप है वो पड़ सकती है। समझ लीजिए आपको सहन नहीं होती है ज़्यादा धूप, आपकी जेनेटिक इसमें आपने चेंज कर लिया, जहाँ पर आपने बता दिया कि हाँ भाई मेरे को धूप जो है वो सहन होनी चाहिए, तो यहाँ पर अब आपको धूप जो है वो भी सहन होना शुरू हो जाएगी। आपने अगर आपके जीन में बता दिया कि है यहाँ पर देखो भाई ऐसी ऐसी बीमारियाँ फैल रही है, ये बीमारी मुझे नहीं होनी चाहिए, आपने यहाँ पर कट करके वो पार्ट डाल दिया, आपको अब बीमारियाँ भी नहीं होगी। यही चीज़ सीड्स में की जाती है। जो सीड्स है उसमें भी जीन होता है, उसमें एलियन जीन डाला जाता है, बाहर से कुछ ऐसे डाले जाते हैं जीन, जिससे कि ये जो सीड्स है, ये जो फिर क्रॉप्स उगेंगे, ये क्रॉप्स जो भी प्रॉब्लम्स है, समझ लीजिए कि हमारे यहाँ पर दुष्काल बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, ड्रॉट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो सीड्स में कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी जाएगी जिससे कि इनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत ही ना पड़े उगने के लिए। मतलब यहाँ पर उग रहे हैं, पेड़ बन रहा है, लेकिन उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? हमने जीन में चेंजेस किए जिससे कि अब उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो आप? तो यही जो जीन्स, यही जो क्रॉप्स होते हैं, उनको बोला है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। समझ में आ गया आपको? उन्हीं को बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्लियर है? तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये प्लांट्स में भी किया जाता है, एनिमल्स में भी किया जा सकता है, ह्यूमंस में भी किया जा सकता है, सभी में किया जा सकता है। मतलब जो डीएनए है उसका डायरेक्ट मैनिपुलेशन, उसमें यहाँ पर चेंजेस करना, उसको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। अब क्यों किया जाता है? जैसे कॉटन है, उसको बोला जाता है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्यों? क्योंकि कॉटन जो है उसको एक बीमारी से खतरा है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है, ये बीमारी से छुटकारा पाने के लिए अब यहाँ पर जेनेटिक चेंजेस अगर किए गए तो इसको बीमारी होगी ही नहीं। समझ में आया आपको? ये बीमारी होगी ही नहीं, तो इससे वो छुटकारा पा लेगा। तो एडवांटेजेस क्या क्या है कि ये प्रोडक्शन इंप्रूव करता है, फार्मर्स की इनकम को इंप्रूव करता है, क्योंकि बीमारियाँ नहीं होगी क्रॉप्स में, तो अपने आप यहाँ पर जो वेस्टेज है वो कम हो जाएगा, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल है, उसको रिड्यूस कर देता है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो हम मॉडिफिकेशन ही वैसे कर रहे हैं ना कि हमको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का सारी चीज़ें रहे। देन उसके बाद रैपिड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, उसके लिए यहाँ पर इंक्रीजिंग यील्ड भी ज़रूरी है ना। पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है तो वही अनाज भी बढ़ना चाहिए। उसी के स्मॉल एरिया ऑफ लैंड में भी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? अब आपको लग रहा होगा यार ये तो एडवांटेज ही एडवांटेज है, हम चेंजेस करो, सभी में चेंजेस करो, फिर तो हर किसी का दिमाग जो है, ह्यूमंस में भी चेंजेस करो, हर किसी का दिमाग जो है उसमें चेंजेस ऐसे लेके आओ कि हर कोई यूपीएससी जो है वो क्लियर कर पाए, है ना। लेकिन डिसएडवांटेज भी होते हैं। यहाँ पर इकोसिस्टम का डिसरप्शन हो जाता है। जो यहाँ पर बेटर ट्रेड्स प्रोड्यूस करने के लिए हम जो चीज़ें कर रहे हैं, उसके वजह से यहाँ पर हो सकता है कि इकोसिस्टम जो है वो ख़राब हो जाए। समझ लीजिए कि यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि समझ लीजिए कि जो चूहे हैं, ठीक है,
चूहे कोई फसलों को खाते हैं। अब हम इनको ऐसा रेजिस्टेंट बना दें कि चूहे इसको खा ही ना पाए, ठीक है, पास में जाते से उनको कुछ ऐसा हो जाए कि चूहे दूर भागे। तो यहाँ पर चूहे रहेंगे क्या? नहीं, चूहे रहेंगे नहीं। अब चूहे अगर नहीं रहेंगे तो उनको खाने वाले जो प्राणी हैं वो भी रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। तो इकोसिस्टम यहाँ पर हैम्पर जो है वो हो सकती है, ठीक है। इसके वजह से जो फार्मर्स है, ट्रेडर्स है, एनवायरनमेंट है, सभी यहाँ पर हम हो सकते हैं। जो सेफ्टी असेसमेंट है वो भी इनएडिक्वेट। भाई यहाँ पर जीएम क्रॉप जो है, जीएम क्रॉप खाकर अगर आप खा रहे हो तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ये भी हम नहीं बता सकते। तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट वो है वो भी हैम्पर हो सकता है। जीएम क्रॉप अगर हम इंडिया में देखें तो बीटी कॉटन देखने को मिलता है, ठीक है। बीटी कॉटन ओनली जीएम क्रॉप है जिसको अलाउ किया गया है इंडिया में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पिंक बोलवर्म जो है उससे इसको बचाता है। बीटी ब्रिंजल जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर भी जो जीन है वो यहाँ पर रेजिस्ट करते हैं जो भी अटैक्स वगैरह होते हैं उसको। ग्लोबल वेरिएंट, अक्रॉस द वर्ल्ड जीएम वेरिएंट ऑफ मेज, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल जो है वो देखने को मिलती है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। ये कमेटी फंक्शन करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रेजल ऑफ एक्टिविटीज जिसमें लार्ज स्केल यूज जो हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। कमेटी रिस्पॉन्सिबल है अप्रेजल ऑफ प्रपोजल्स जो यहाँ पर जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप से रिलेटेड है। क्लियर है? प्रोसेस क्या है ट्रांसजेनिक क्रॉप को रेगुलेट करने की? ट्रांसजेनिक प्लांट ये अप्लाई कर सकते हैं फॉर कमर्शियल क्लियरेंस जब उसको यहाँ पर पता चले कि हाँ भाई यहाँ पर ये नॉन जीएम वेरिएंट जो है, मतलब जो नॉर्मल वाला प्लांट है उससे बेहतर है, ठीक है। तो तभी यहाँ पर ये किया जा सकता है। लीगल पोजीशन अगर हम देखते हैं, जीएसी जो है अपेक्स बॉडी है जो अलाउ करती है कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम क्रॉप्स। 2002 में यहाँ पर इन्होंने अलाउ किया था कमर्शियल रिलीज ऑफ बीटी कॉटन, और यहाँ पर अनअप्रूव्ड जीएम वेरिएंट जो है वो यहाँ पर 5 साल की जेल टर्म जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर 1 लाख रुपए का फाइन जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहली बार एग्जाम्प्ट किया है सर्टन टाइप्स ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इम्पोर्टेड फूड क्रॉप एट 1%, तो यहाँ पर ये परमिसिबल लिमिट जो है FSSAI की तरफ से दी हुई है। तो ये कुछ चीज़ें लीगल पोजीशन आपको पता रहनी चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ ICDS स्कीम। ICDS स्कीम जो है इसका स्ट्रेंथनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता रहना चाहिए ICDS स्कीम क्या है। इंडिया का हाईएस्ट जो प्रिवेलेंस है स्टंटिंग में, वेस्टिंग में, एनीमिया में, वो कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा है चिल्ड्रन एंड वीमेन में, है ना। कल ही हमने देखा था इसके बारे में, जो बेसिकली ये होता है एनीमिया होता है महिलाओं में, बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडर न्यूट्रिशन कौन कौन से है? तो नॉर्मल कंडीशन मतलब सब सही है, नॉर्मल हाइट एज सब सेम है, सही है। वेस्टिंग मतलब क्या होता है? लो हाइट है, लो वेट है फॉर हाइट, मतलब हाइट आपकी ज़्यादा है वेट कम है, उसको बोलते हैं वेस्टिंग। आप ध्यान में ऐसे रह सकते हो, बच्चा जो बहुत ज़्यादा खाना वेस्ट कर रहा है, हाइट तो उसकी बढ़ रही है लेकिन वेट नहीं बढ़ पा रहा है ना। देन स्टंटिंग होती है, स्टंटिंग मतलब लो हाइट फॉर एज, हाइट जो है वो छोटी रह रही है एज के हिसाब से। एज समझ लीजिए उसकी 21 साल है लेकिन उसकी हाइट जो है वो समझ लीजिए बहुत कम रह रही है। देन उसके यहाँ पर अंडर वेट बोला जाता है, लो वेट फॉर एज, है ना। अंडर वेट मतलब क्या है? लो वेट फॉर एज, एज जो है वो उसकी बढ़ रही है लेकिन वेट जो है वो उसका नहीं बढ़ पा रहा है, ठीक है। तो ये अंडर वेट कहा जाता है। अब इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम क्या है? ये लॉन्च की गई 1975 में, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम है जो इंटीग्रेटेड पैकेज जो है सर्विसेज का वो प्रोवाइड करती है। स्कीम को रीनेम किया गया एज आंगनवाड़ी स्कीम, ठीक है। और ये यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों यहाँ पर इंटरेक्टिव रहेंगे। कवरेज, यूनिवर्सल कवरेज जो है सभी डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ स्टेटस जो है ये यहाँ पर इम्प्रूव करना है ऑफ 0 to 6 एज ग्रुप, ठीक है। प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट जो है चाइल्ड का वो होना चाहिए। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से सभी डिपार्टमेंट्स के साथ रहना चाहिए जिससे कि माल न्यूट्रिशन, मॉर्बिलिटी, मोर्टेलिटी ये सब रिड्यूस हम कर सकें। कैपेबिलिटी जो है ऑफ मदर ये यहाँ पर एनहांस इससे की जाए। बेनिफिशियरी चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विसेज जो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप, रेफरल सर्विस, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। वे फॉरवर्ड में यहाँ पर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम को इम्प्रूव जो है वो किया जाना चाहिए। यहाँ पर रिवीजन ऑफ कॉस्ट नॉर्म जो है वो होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी जो है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम यहाँ पर टेक्निकल असेसमेंट, R&D ये सब इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, सही प्लानिंग नहीं लाएंगे, तब तक ये बेहतर नहीं हो सकती है। गवर्नेंस को भी स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है।
सिविल सोसाइटी बोलिए, इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप, ये सब हमें करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर्स को एम्पावर करना, ये बेसिकली आर्टिकल जो है उसमें आज के दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर जो उनको एम्पावर करना, इससे क्या होगा, इससे पहली चीज़ तो ये होगी कि बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल आउटकम्स जो है वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी, चिल्ड्रन जो यहाँ पर एनरोल्ड है वो यहाँ पर जो चाइल्ड स्टंटिंग है, सीवियर माल न्यूट्रिशन है, उसको रिड्यूस कर पाएंगे, है ना। एक्स्ट्रा लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा लोगों के एक्स्ट्रा एफर्ट्स एक्स्ट्रा रिजल्ट। थर्ड, कॉस्ट ऑफ नेशन वाइड रोल आउट जो है इस मॉडल का रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल एडवांटेजेस जो ये ऑफर करता है। तो इसीलिए क्या है, अवेयरनेस फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें शामिल करना, ये भी ज़रूरी है। फोर्थ, न्यू आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि सिर्फ प्री स्कूल और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पर आप फोकस करो, जिससे कि एग्जिस्टिंग वर्कर जो है वो यहाँ पर हेल्थ और न्यूट्रिशन पर ज़्यादा फोकस दे सकते हैं। मतलब कि स्पेसिफिकली यहाँ पर बांट देना कि भाई इतने वर्कर्स प्री स्कूलिंग के बारे में देखेंगे, इतने हेल्थ केयर के बारे में देखेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे सही तरीके से फोकस रहेगा, रैदर देन कि इतने 10 लोग हैं, 10 लोग दोनों चीज़ें देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग वेलबींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज़, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट कर सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आज का हमारा वीडियो जो है वो एनालिसिस खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।